भाई मैंने कल ऑडिट के सेशन में भी एक काम किया था और वो बच्चों को बड़ा हेल्पफुल हुआ था। मैं आप लोगों के साथ भी वही काम कर लेता हूँ, बड़ा आसान होगा। सबसे पहली चीज़, इस सब्जेक्ट के बारे में आप, चूँकि ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है ICAP की स्कीम में, तो इस सब्जेक्ट के बारे में आपका परसेप्शन क्या था। बड़ी सिंपल सी बात है, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है वो आपका परसेप्शन क्या था। अलिश भाई उसके ऊपर भी आते हैं, पहले थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें। थोड़ा सा पहले हम ये डिस्कस कर लें यार कि बच्चा फेल हो क्यों रहा है, क्या रीज़न है, ताकि हम जो है इस अटेम्प्ट में इसको पास कर लेना। सिलेबस शॉर्ट था लेकिन ट्रिकी कॉन्सेप्ट थे। क्या परसेप्शन था बच्चों, जो आपको लगा था ना सब्जेक्ट के बारे में परसेप्शन था, वो मुझे बताएं, जल्दी से बता दें बच्चों। देखें टाइम आए बगैर, डुप्लीकेशन बहुत थी, नहीं तो डुप्लीकेशन तो बाद में पता चलेगी ना। सब्जेक्ट की परसेप्शन क्या थी, सब्जेक्ट के बारे में आपकी क्या परसेप्शन थी, कि आपको क्या लगता था यार कि सब्जेक्ट क्या होगा जब इंट्रोड्यूस हुआ था, और स्टार्टिंग में जब आपने क्लासेस वगैरह ली, ओरिएंटेशंस वगैरह ली, डिफरेंट लोगों से मालूमात ली, दोस्तों यारों से पूछा, तो एक क्या परसेप्शन क्रिएट हुआ, क्या ये सब्जेक्ट डेटा सिस्टम एंड रिस्क क्या होगा, थियोरेटिकल होगा और मेमोराइजिंग होगा, डेटा साइंटिस्ट बनाएगा आपको। अच्छा फिर मुझे बताओ, फिर एक एक चीज़ बताओ मुझे बच्चों, एक चीज़ बताओ, फिर जब 6 महीने 5 महीने इस सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट किया, इसकी क्लासेस लेना स्टार्ट करी, फिर क्या हुआ, फिर क्या परसेप्शन क्रिएट हुआ आपके बारे में, फिर इस सब्जेक्ट के बारे में आपने क्या सोचना स्टार्ट किया, क्या परसेप्शन क्रिएट हुआ। रिटेन नहीं हो रहा था, ओके, और इसके अलावा CA से रिलेटेड कम लगा। अच्छा, और बच्चों जल्दी देखिए, थोड़ा सा बताएंगे तो पता चलेगा यार, थोड़ा सोचेंगे ना तो पता चलेगा यार फेल हुए क्यों है, कौन सा क्रैम करना है कौन सा नहीं करना। 6 महीने बाद टू मच रिपीटेशन थी, जब पढ़ने बैठे तो पता चला यार रिपीटेशन बहुत ज़्यादा है। सेलेक्टिव स्टडीज़, ये तो रीज़न है ना फेल होने का, सेलेक्टिव स्टडीज़ तो रीज़न होगा ना फेल होने का। क्या रीज़न क्या लग रहा था आपको, जब आपने 6 महीने पढ़ना स्टार्ट किया तो आपको क्या लगा यार ये सब्जेक्ट के बारे में मेरा परसेप्शन तो ये था, लेकिन एक्चुअल में तो सब्जेक्ट ये है। टॉपिक्स इंटर, जब पढ़ने बैठे तो पता चला कि जी टॉपिक्स तो आपस में इंटर कनेक्टेड है। बेहतरीन बेहतरीन, ज़बरदस्त ज़बरदस्त अहमद, बड़ी ज़बरदस्त आपकी ऑब्जर्वेशन है कि जब सब्जेक्ट को हमने पढ़ना स्टार्ट किया तो पता चला कि जो चैप्टर 1 में लिखा हुआ है वो तो चैप्टर 16 में भी लिखा हुआ है, और चीज़ें आपस में रिपीट नहीं हो रही हैं, आपस में कनेक्ट हो रही हैं, इंटरलिंक्ड हो रही हैं। अच्छा, और फिर इसके बाद पेपर जब देने गए, फिर क्या परसेप्शन था, फिर क्या लगा आपको यार कि क्यों फेल हो गए। पेपर जब देखा आपने, देखा ना, एक तो सब्जेक्ट के बारे में परसेप्शन क्रिएट करा आपने कि यार अच्छा शॉर्ट सा सिलेबस होगा, ट्रिकी कॉन्सेप्ट होगा, क्रैमिंग कर लेंगे, थ्योरेटिकल होगा, मेमोराइज कर लेंगे और हम डेटा साइंटिस्ट बन जाएंगे, सही है। फिर उसके बाद जब 6 महीने पढ़ना स्टार्ट किया, लेक्चर्स देखना स्टार्ट करे, किताबें पढ़ी, चीज़ें करी, तो आपने कहा यार ये तो रिटेन ही नहीं हो रहा, और उसमें से बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि CA से रिलेट ही नहीं करती, सही है, और ये तो क्रैमिंग करनी पड़ी, रिपीटेशन बहुत ज़्यादा है, इंटरकनेक्टेड है। और फिर आप जब पेपर आपके सामने आया तो फिर क्या हुआ, जब तक ये एक्सरसाइज नहीं करेंगे बच्चों पेपर पास नहीं कर पाएंगे इस बार। सर ड्राफ्टिंग के ऊपर मेहनत नहीं करी, लिखना कैसे है मेहनत नहीं करी, सिर्फ और सिर्फ रिटेन करने की कोशिश करी, सही है, सिर्फ और सिर्फ क्रैमिंग करने की कोशिश करी, सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल चीज़ें समझने की कोशिश करी, सिर्फ और सिर्फ मेमोराइज करने की चीज़ें करी, सही है, और बहुत ही बेसिक चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करा। पेपर में जब सवाल आए तो सवाल काफ़ी सिनेरियो बेस्ड थे, सही है, तो जो है हमारी, हमने कभी लिखा ही नहीं वो सवाल, कभी अटैम्प्ट ही नहीं करे, कभी ड्राफ्ट ही नहीं करे, और यही अंदाज़ा लगा था कि पहली अटैम्प्ट होगी, मॉडल पेपर होगा तो आसान आएगा, सही है, केस स्टडीज़ नहीं की थी, सही है, ये पता था, लेकिन जब सवाल आया तो सवाल में ये नहीं पता चल रहा था कि ये सवाल जो है कौन से चैप्टर से आया है, उस चैप्टर के कौन से कॉन्सेप्ट से आया है, ऐसा ही है बच्चों। और इसके अलावा कोई रीज़न, चले जी, बेहतरीन हो गया बच्चों, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया यार। अब एक काम ये करते हैं बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा अगर इसको समराइज़ करूँ, थोड़ा सा इसको समराइज़ करूँ यार, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इस सब्जेक्ट को आप हल्का ना लीजिएगा, सही है, खुदा का वास्ता है। पास्ट में भी इकोनॉमिक्स जैसा सब्जेक्ट था, बच्चे इसको हल्का लेते थे और यकीन करें अटेम्प्ट्स लगती थी, सही है। ऑडिट जैसा सब्जेक्ट था आपके पास, जो है वो लॉ जैसा सब्जेक्ट था, बच्चे उसको हल्का ले रहे होते थे कि यार याद कर लेंगे, थ्योरेटिकल है, 50-60 सेक्शंस है, उसको पढ़ लेंगे और पेपर पास कर लेंगे। यार पेपर इस तरीके से पास नहीं होगा। सबसे पहले मेरे बच्चों अपनी परसेप्शन को चेंज कर लें, सही, अपने परसेप्शन को पेपर चेंज कर लें। ये जो सब्जेक्ट है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी प्रैक्टिकल और काफ़ी नॉलेजेबल है। हर सब्जेक्ट की, हर टॉपिक की कोई ना कोई लॉजिक है जिसके तहत आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, सही है। हर टॉपिक आगे जाके जो है वो लिंक होता है, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास होती है ड्राफ्टिंग। जब तक आपको एक लॉजिक क्लियर नहीं होगी, सवाल जब आएगा तो आप ये पिक नहीं कर पाएंगे कि सवाल को लिखना कहाँ से है, सही है। और जब एक सवाल 2-3 चैप्टर से या 2-3 टॉपिक से आ रहा होगा तो उसको आप आपस में लिंक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और आखिरी चीज़, जब तक आप ड्राफ्ट नहीं करेंगे आप पेपर जो है वो पास नहीं कर सकेंगे। अच्छा, एक चीज़ जो एक बहुत ही कॉमन सवाल है, बहुत ही कॉमन सवाल है,
बहुत डिटेल्ड एनालाइज करने के बाद और कोई मतलब जितने स्टूडेंट्स अनफॉर्चुनेटली पास नहीं हो सके तो उनको कॉल्स करने के बाद सारी चीज़ डिस्कस करने के बाद जो एक ज़बरदस्त चीज़ मैं आपको देखें, जिस बच्चे ने लेक्चर्स ले लिए हैं, ठीक है, और अगर उसको लगता है कि यार फॉर एग्जांपल मेरे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल भी ठीक नहीं है सब्जेक्ट के बारे में, सही है, बस मैं तो बस ऊपर ऊपर हेडिंग पढ़ रहा था और चीज़ें पढ़ रहा था, तो वो तो है जो है क्या कहते हैं लेक्चर्स ले, किसी भी टीचर से ले लेकिन लेक्चर्स ले, ठीक है। अच्छा, वो स्टूडेंट जो कि कहता है नहीं यार मेरे कॉन्सेप्ट्स वगैरह ठीक थे, मेरा मसला सिर्फ ये हुआ कि मैंने ड्राफ्टिंग और प्रैक्टिस इतनी नहीं करी थी, बच्चों उसके लिए एक बेस्ट सॉल्यूशन है, वो है कि मैं हर चैप्टर का एक क्विक रिवीजन कराऊंगा, सही है। जैसे ही मैं आपको क्विक रिवीजन कराऊंगा उसके बाद जो है वो आपका एक टेस्ट होगा और वो टेस्ट जो है वो हम जो है बेसिकली आपका टेस्ट की असेसमेंट करेंगे, तो आपको एक क्विज़ देंगे और इस क्विज़ की टेस्टिंग हम करके दे रहे होंगे। फिर एक और सेशन होगा और उस सेशन के अंदर ये जो क्विज़ या टेस्ट होगा इसकी ड्राफ्टिंग मैं आपको कराऊंगा। तो हार्डली 20 से 30 घंटे में बच्चों आपका पूरा DSR के 17-18 चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा। जो टेस्ट वगैरह होंगे जो कि नॉर्मली मसला आ रहा है बच्चों को किस चीज़ में मसला आ रहा है ड्राफ्टिंग और केस स्टडीज़ में, वो थोड़ी सी आपकी सिग्निफिकेंटली इन्हेंस हो जाएगी। और प्लस ये पूरा बैच हम इस तरीके से लाइव क्लासेस में लेके चलेंगे ताकि कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, उन सबको हम लाइव एड्रेस कर सकें। क्या ये अप्रोच समझ आती है? ये बेहतर रादर देन वही 100-150 घंटे के लेक्चर देखो और वही गुम हो जाओ और वो टाइम जो है वो फेल इस वजह से हो रहे हो और 100-150 घंटे उसको टाइम ना दो, बच्चों सही अप्रोच नहीं है, ठीक है। तो ये अगर अप्रोच समझ आती है, अगर आप कहोगे मैं आपको पूरे लेक्चर्स का भी एक्सेस दे दूंगा, सही है, ताकि कोई टॉपिक डिटेल में पढ़ना हो, कुछ पढ़ना हो कर सको, लेकिन क्विकली उसको रिवाइज करेंगे, 4-5 इंडस्ट्री में कैसे अप्लाई होता है वो देखेंगे और बेतहाशा एक्सटेंसिव ड्राफ्टिंग और प्रैक्टिस करेंगे। डन हो गया, बेस्ट अप्रोच भाई। चले जी, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास पहला ही सवाल कितने नंबर का आया भाई? 12 नंबर का आया। और अगर पहला ही सवाल आप देखें तो काफ़ी लेंदी और ट्रिकी और कॉन्सेप्चुअल सवाल उसने पूछा। टीए एयरवेज कंपनी है, after providing domestic travel services within Pakistan for 1 year has recently commenced the international flight operation to Middle Eastern countries. The database management system of TA follows the standard 3-level architecture which consists of 3 schema levels. However, employees of TA have reported several issues regarding the database management system which are summarized as follows. सही है, सवाल की requirement है to resolve each of the reported issues, identify the appropriate level of DBMS architecture at which the database administrator should implement changes, also suggest an appropriate corrective action. और फिर वो कह रहा है ब्रीफली एक्सप्लेन ईच लेवल ऑफ DBMS आर्किटेक्चर आइडेंटिफाइड इन पार्ट 1 अबव, ऑल्सो प्रोवाइड एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच आइडेंटिफाइड लेवल। बच्चों ये सवाल आप लोगों को पेपर में कैसा लगा था? ये सवाल थोड़ा सा हमारे पास है ना बच्चों, ये ट्रिकी सवाल था, सही है। अच्छा, हमेशा याद रखिएगा सवाल में चूँकि आपसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहा है, सही है, वो कह रहा है अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर्किटेक्चर की बात कर रहा है, सही है, और कहाँ पे चेंजेस होनी चाहिए उसकी बात कर रहा है। तो काफ़ी और पूरा सिनेरियो उसने आपको दिया है, और सिनेरियो के बेसिस उसने आपसे कहा है। तो इसका मतलब बच्चों एक चीज़ तो फॉर श्योर है कि हमारे पास ये जो सवाल आया है ये हमारे पास सबसे पहली चीज़, ये जो सवाल हमारे पास आया है ये डेटा के ग्रिड से आया है, ऐसा ही है। और डेटा की ग्रिड में अनकरीब जो हमारे पास है वो 6 चैप्टर्स हैं, सही है। उन 6 चैप्टर में से ये हमारे पास कौन से चैप्टर से आया, कौन से टॉपिक से आया बच्चों, जल्दी से बता दो सर। ये हमारे पास आया है चैप्टर 5 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का अगर मैं आपके सामने वन पेजर सामने रखूँ तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की डेफिनेशन थे, की कॉम्पोनेंट्स होते थे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के, जिसको हमने लाइब्रेरी वाली एग्जाम्पल से पढ़ा था, सही है। फिर उसके बाद जो है वो डेटा इंडिपेंडेंस हमारे पास होता था, और फिर हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर्किटेक्चर 3 लेवल स्कीमा, सही है। एक्सटर्नल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल और इंटरनल लेवल, सही है। और इसके की बेनिफिट्स क्या होते थे? की बेनिफिट्स ये होते थे कि भाई सिक्योरिटी कंट्रोल्स होते थे, फ्लेक्सिबिलिटी होती थी, सपोर्ट्स डेटा इंडिपेंडेंस होता था, सही है। एक्सटर्नल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल, इंटरनल लेवल, कितने लोगों ने पेपर में ये पिक कर लिया था कॉन्सेप्ट? अब जिसने इस कॉन्सेप्ट का सिर्फ रट्टा लगाया होगा वो पेपर तक जा ही नहीं सका होगा कि यार ये सवाल जो है हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर्किटेक्चर 3 लेवल स्कीमा से आया, ऐसा ही है भाई। अच्छा भाई, अब मेरी बात गौर से सुनना, मेरे बच्चों गौर से सुनना। सवाल में हमारे पास जो है समझने की कोशिश करिएगा, ये सवाल कौन सी इंडस्ट्री से आया है? ये सवाल आपके पास आया है एयरवेज इंडस्ट्री से। अच्छा जी, मुझे एक बात बताएं, मैं ये कहता हूँ कि यार पहले आज से 25-30 साल पहले क्या होता था बच्चों? 25-30 साल पहले आप PIA वगैरह की ऑफिस में जाते थे,
और पीआईए के ऑफिस में जाके जो है वो आप जो है वो टिकट्स वगैरह खरीद रहे होते थे। अब टिकट आप कैसे खरीद रहे होते हैं? एयरवेज कंपनी ने क्या बना दी है बच्चों, जल्दी से बता दो। एक एप्लीकेशन बना दी है, ऐसा ही है? मुझे आवाज़ क्लियर है? थोड़ा जवाब दे दोगे बच्चों? चलिए थोड़ा सा जवाब दे देंगे ताकि हम जल्दी जल्दी इसको कवर करें। सही है। अच्छा, एयरवेज कंपनी ने एक टिकट अपनी एप्लीकेशन बनाई और इस एप्लीकेशन को पीछे जो आपके पास, जैसे हम कहते हैं ना, एक आसान अल्फाज में एक एप्लीकेशन का बैक एंड होता है। सही है। एक एप्लीकेशन का जो है वो फ्रंट एंड होता है। ये नाम सुने कभी? बड़ी कॉमन हमारी आईटी इंडस्ट्री में काम चल रहा होता है ये कि जी एक बैक एंड है, एक फ्रंट एंड है। सही है। बैक एंड पे सारी प्रोग्रामिंग हो रही होती है, सारी लॉजिक डिसाइड हो रही होती है, सारी की सारी जो है आपके पास डेटा से रिलेटेड कौन सा डेटा आएगा, कौन सा डेटा नहीं आएगा, सारा बैक एंड हमारे पास होता है। अच्छा, फिर उसके बाद एक फ्रंट एंड होता है। ये फ्रंट एंड कौन होता है? ये फ्रंट एंड किसके लिए होता है? ये फ्रंट एंड होता है यूज़र के लिए, जहाँ पे जो यूज़र होता है वो उस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकता है। ऐसा ही है प्यारे बच्चों। मैंने मोबाइल बैंकिंग की आपको एग्जांपल दी थी, मैंने फूड पांडा की आपको एग्जांपल दी थी। सही है। मैंने नेटफ्लिक्स की आपको एग्जांपल दी थी। तो नेटफ्लिक्स आपको सामने जैसा दिख रहा है, बैक एंड वाले को वैसा नहीं दिख रहा होगा। सही है। इसी तरीके से फूड पांडा वाले का जो डिलीवरी बॉय है उसके सामने जो एप्लीकेशन आ रही होगी और आपके सामने जो एप्लीकेशन आ रही है, दोनों में ज़मीन आसमान का फर्क होगा। और पीछे फाइनेंस के पास जो एप्लीकेशन आ रही है उसमें ज़मीन आसमान का फर्क होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हमारे पास ये हो गया कि जी हमारे पास तीन लेवल होते हैं। हमारे पास सबसे पहला लेवल होता है एक्सटर्नल लेवल, यूज़र व्यू। अच्छा, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारी डिटेल किताब थी वहाँ से भी आंसर है। एक्सटर्नल लेवल, यूज़र व्यू, कॉन्सेप्चुअल लेवल जहाँ पे लॉजिकली सारी चीज़ होती है, और इंटरनल लेयर, फिजिकल व्यू। ये तीन लेयर्स आपके पास होती थी। ये आपके पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का हैंड आउट है। एक्सटर्नल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल, इंटरनल लेवल, फिजिकल। सही है। इंटरनल लेवल फिजिकल का मतलब क्या? इंटरनल लेवल फिजिकल का मतलब ये है कि जो डेटा होगा उसकी इंडेक्सिंग हो रही होगी। डेटा कहाँ पे स्टोर होगा, उस डेटा के ऊपर जो है कौन से कंट्रोल्स अप्लाई होंगे, इंक्रिप्शन टेक्निक वगैरह, ये सारे का सारा डेटा फिजिकल डेटा से रिलेट कर रहा होता है। सही है। एक बैंक के 15 लाख, 25 लाख, 30 लाख कस्टमर्स होते हैं। उस 30 लाख कस्टमर्स की मिलियंस में ट्रांजैक्शंस होती हैं। सही है। कभी पीडीएफ में कंट्रोल एफ किया है? किसी पीडीएफ की बड़ी सी फाइल में 400, 500, 1000 पेज, वो कंट्रोल एफ जब आप करते हो तो वो करता क्या है पीडीएफ? वो पीडीएफ करता ये कि वो स्टार्टिंग से सर्च करने लगता है। सर्च 0, 1, 2, 3 स्टार्टिंग से करना सर्च कर रहा होता है। और अगर वो आपके 99 पेज पे आएगा या 999 पेज पे आ रहा होगा या 9999 पेज पे आ रहा होगा, तो उसके बावजूद वो सर्च कहाँ से करेगा? वो सर्च फर्स्ट पेज से करेगा। ऐसा ही है। लेकिन कभी बैंक में आप जाते हैं और बैंक जब ट्रांजैक्शन को सर्च करता है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बैंक के पास जो डेटाबेस है वो 30 साल का डेटाबेस है और 30 साल के डेटाबेस में वो आराम से 2 सेकंड के अंदर जो है वो आपका डेटा जो है वो जनरेट करके दे देता है। बैंक स्टेटमेंट 2 मिनट में जनरेट करके देते हैं। क्यों? बिकॉज उसने इंडेक्सिंग की हुई होती है। जिस तरह आप नॉर्मली लाइब्रेरी में जाते हो तो A to B, B to C, C to इंडेक्सिंग हो रही होती है, स्टोरेज हो रही होती है। स्टोर कहाँ पे होगा? शेल्फ पे होगा, कबर्ड में होगा, और उसके ऊपर कौन कौन से कंट्रोल्स होंगे, चाबी लगी हुई होगी, ताला लगा होगा, कौन एक्सेस कर सकता है, कौन एक्सेस नहीं कर सकता, ये सारे के सारे हमारे पास फिजिकल कंट्रोल्स कहलाते हैं बच्चों। ऐसा ही है। अब वो आपसे कह रहा है, अब अगर ये समझ में आ गया तो थोड़ा सा हम देखते हैं। अब मुझे एक बात बताएं बच्चों, सवाल की रिक्वायरमेंट है टू रिजॉल्व ईच ऑफ द रिपोर्टेड इश्यूज, आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डीबीएमएस आर्किटेक्चर। कौन से आर्किटेक्चर होंगे भाई? लॉजिकल या कॉन्सेप्चुअल, फिजिकल, एक्सटर्नल। ऐसा ही है। कह रहा है कि जो इशू कह रहा है इस इंफॉर्मेशन से सिर्फ आइडेंटिफाई करके बता दो कि मसला आ कहाँ पे रहा है, और अगर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को चेंजेस करनी होगी तो वो कहाँ पे जाके चेंज करे। सही है। किस डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वो कहाँ पे, और बताओ कि क्या अप्रोप्रिएटेड करेक्टिव एक्शन होंगे। 2 different passengers were able to book the same seat on flight TA102. The system accepted both entries without generating an error message, resulting in the duplicate seat एलोकेशन। मुझे बताएं क्या लॉजिक का मसला लग रहा है आपको? क्या कोई कॉन्सेप्चुअल मसला लग रहा है कि यार हर फ्लाइट की हर एक यूनिक सीट होगी और इस यूनिक सीट के अंदर एक जो है आपका यूनिक कस्टमर आईडी होगा? क्या ये बात समझ आती है आपको? भाई हर फ्लाइट की एक सीट होगी और हर सीट के अंदर जो नाम होगा वो एक बंदे का ही नाम हो सकता है। एक सीट के अंदर जो है वो 2 बंदे बुकिंग नहीं करा सकते। तो ये मसला कहाँ पर है? ये मुझे बताएं मसला कहाँ पर है? ये लॉजिक से रिलेट करता है कि ये फिजिकल से रिलेट करता है कि ये आपका एक्सटर्नल से रिलेट करता है? मेरे बच्चों जल्दी छेती। बहुत आसान मेरे बच्चों। अफान, ज़बरदस्त, बेहतरीन। तो इसका थोड़ा सा हम आंसर भी देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ कि सोचने की सलाहियत कैसे रखनी है हमने। सही है। अच्छा, फिर our recently inducted junior flight attendant was able to view a screen in the crew portal displaying hourly pay rates of senior pilots, although access to such information was restricted to the authorized senior management personnel only. तो एक जूनियर फ्लाइट अटेंडेंट था, वो अपनी क्रू पोर्टल की स्क्रीन पे आर्ली रेट देख पा रहा था सीनियर पायलट्स के।
तो उसका जो व्यू था, उस व्यू के अंदर जो है वो पीछे डेटाबेस में मजीद जो इन्फॉर्मेशन थी वो भी देख पा रहा था। जब आप MCB मोबाइल एप्लीकेशन खोलते हैं तो क्या MCB मोबाइल एप्लीकेशन में आप किसी और कस्टमर का डेटा देख सकते हैं? हालांकि जो डेटा आपका एक्सेस किया जा रहा है उसके बराबर में किसी और का डेटा भी आ रहा है। तो डेटा तो एक्सट्रैक्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से ही हो रहा है प्यारे बच्चों। कौन सा लेवल है? फिजिकल लेवल है, लॉजिकल लेवल, एक्सटर्नल लेवल है? मसला आ कहां पे रहा है? एक्सटर्नल लेवल। अफान देखें, यही मसला है मेरा बच्चा, यही मसला है, यही मसला है। उसको एक्सेस दिख रहा है, उसके व्यू को जाके आपने चेंज करना पड़ेगा, सही है, ताकि उसके व्यू में उसको सिर्फ वो सिर्फ लिमिटेड एक्सेस दिखे, कंप्लीट एक्सेस ना दिखे। फॉलोइंग द कमेंसमेंट ऑफ इंटरनेशनल ऑपरेशंस, बुकिंग स्टाफ ऑब्जर्व दैट देयर इज नो डेजिग्नेटेड फील्ड अवेलेबल टू स्टोर द पैसेंजर्स मील प्रेफरेंस। हाँ भाई, जब हम इंटरनेशनल ऑपरेशंस कर रहे थे तो बुकिंग स्टाफ जो था उसके पास ये फील्ड अवेलेबल ही नहीं है कि स्टोर की। तो इसका मतलब है अगर मुझे कोई नई कॉलम ऐड करनी पड़ेगी, कोई नया फील्ड ऐड करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, तो मुझे कहाँ पे चेंज करना पड़ेगा? बाइबल कहाँ पे होगी? रॉ फॉर्म में डेटा कहाँ पे आ रहा होगा? कहाँ पे जाके चेंज करूंगा तो यूजर को दिखेगा? जल्दी से बताते हैं बच्चों। बैक एंड पे प्रोग्रामिंग होती है, लॉजिक होती है, डेटा होती है, सही है। डेटा में फ्लाइट नंबर आ रहा है, पैसेंजर नेम आ रहा है, डेट आ रही है, लेकिन जो यूज़र है उसको मील प्रेफरेंस का ऑप्शन नहीं दिख रहा। जब उसको मील प्रेफरेंस का ऑप्शन नहीं दिख रहा तो क्या मुझे फ्रंट एंड में चेंज करने की ज़रूरत है या मैं बैक एंड में चेंज करूँगा? बिकॉज बैक एंड इज़ माई बाइबल, वहाँ पे 100% डेटा आ रहा होगा। कहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत होगी बच्चों? फिनामुल्लाह, बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है। यस, फ्रंट एंड में आप चेंज करेंगे। जब आप फ्रंट एंड में चेंज करेंगे और यहाँ पे मील प्रेफरेंस रखेंगे और फिर एक लॉजिक अप्लाई करेंगे कि जी जो भी यूज़र होगा उसके पास एक कॉलम आ रहा होगा, जब तक आप डेटाबेस में कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे यूज़र को दिख सकती है। बच्चों कॉमन सेंस वाली बात है ना, जब तक आप बैक एंड पे डेटा पे कोई चेंज नहीं करेंगे क्या यूजर को दिखेगी? तो यूजर को दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बैक एंड पे एक डेटा क्रिएट करना पड़ेगा। पैसेंजर डेटा इज स्टोर्ड इन एन अनइनक्रिप्टेड फॉर्म विच इज नॉन कंप्लायंस विद द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। पैसेंजर का जो डेटा स्टोर्ड हो रहा है, ये किस चीज की बात कर रहा है? लॉजिकल की बात कर रहा है, एक्सटर्नल की बात कर रहा है, या फिजिकल की बात कर रहा है बच्चों? बिल्कुल जबरदस्त बच्चों, बिल्कुल जबरदस्त, बिल्कुल जबरदस्त। अब थोड़ी बहुत डेफिनेशन पढ़ो जो क्लास के हैंडआउट से हमारे, सही है। External level, the highest level of abstraction, defines how data is perceived by individual user or group. Common sense वाली बात है। Each user has a customized view called the external schema or sub schema tailored to their needs. याद आ रही है एग्जाम्पल? फूड पांडा में जो कस्टमर होगा उसका कस्टमाइज्ड व्यू होगा, और फूड पांडा में जो सप्लायर होगा या जो ड्राइवर होगा, जो राइडर होगा, उसका अलग व्यू होगा। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? डेटाबेस में आपके पास ट्रांजैक्शन है, फाइनेंस वाला इसको कुछ लिमिटेड फील्ड्स देख सकेगा, अकाउंट्स वाला कुछ और लिमिटेड फील्ड्स देखेगा, HR वाले के सामने इन्फॉर्मेशन किसी और तरीके से आ रही होगी, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के सामने इन्फॉर्मेशन किसी और तरीके से आ रही होगी। ऐसा ही है। व्यूज कैन रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू द सेंसिटिव फील्ड्स, एग्जाम्पल पासवर्ड एंड सैलरी। सही है। Conceptual level, logical. The community view of the database describe logical structure, including entities, attributes, relationship, and constraint, also known as the logical. सही है। Enforce the data integrity rules, data types, प्राइमरी फॉरेन कीज एंड कॉन्स्टेंट्स। अब मुझे बताएं, अगर आपको न्यू डेटा ऐड करना है, मील रेफरेंस कहाँ ऐड करोगे मेरे बच्चों? मील प्रेफरेंस अगर ऐड करना है कहाँ पे करोगे? ये कम्युनिटी व्यू है, ये कंप्लीट डेटाबेस है, कहाँ पे चेंज किया जाएगा? ज़बरदस्त, कॉन्सेप्चुअल लेवल में चेंज किया जाएगा। सही है। और एक कस्टमर, दो कस्टमर जो है वो एक सीट ब्लॉक कर पा रहे हैं बच्चों, 2 कस्टमर एक सीट ब्लॉक कर पा रहे हैं, तो मतलब क्या है? कहाँ मसला आ रहा है? ऐसा ही है बच्चों। कुछ समझ आ रहा है पेपर किस तरीके का आ रहा है? और अगर चीज़ें याद नहीं आ रही है, रिकॉल नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब है कॉन्सेप्ट थोड़े से वीक है, थोड़ी सी चीज़ों पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसे ही वापस मुँह उठा के पेपर देने चले जाओ कि 3 महीने बाद बच्चों मुश्किल हो जाएगा। डन हो गया? इसका आंसर देखें। 2 passengers were able to book the same seat on flight TF102 resulting in a duplicate seat allocation। सवाल से आपने कॉपी करा। कौन सा लेवल है भाई? कॉन्सेप्चुअल लेवल है। करेक्टिव एक्शंस क्या होंगे? डिफाइन प्रॉपर इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट, जो ऊपर हमने नोट्स में पढ़ा, सच एज यूनिक कॉन्स्टेंट, कंपोजिट की ऑन फ्लाइट नंबर एंड सीट नंबर, सो द सेम सीट कैन नॉट बी एलोकेटेड ट्वाइस। सही है। पैसेंजर डेटा इज स्टोर्ड इन अनइनक्रिप्टेड फॉर्म कॉजिंग नॉन अनइनक्रिप्टेड फॉर्म है, तो कहाँ मसला है? इंटरनल लेवल पे मसला है। सही है। तो फिजिकल लेवल में मसला है, तो इसका मतलब है डेटाबेस को आपने इनक्रिप्ट करना पड़ेगा। जूनियर फ्लाइट अटेंडेंट जो है वो आर्ली रेट देख पा रहा है। जब वो आर्ली रेट देख पा रहा है तो इसका मतलब है जो यूज़र है जो जूनियर लेवल अटेंडेंट है जिसके पास एप्लीकेशन है वो देख पा रहा है। इसका मतलब है यूज़र के व्यूज़ एंड एक्सेस को प्रिविलेज जो है वो नहीं करना पड़ेगा, उसके राइट्स को लिमिट करना पड़ेगा कि भाई तुम अगर जूनियर अटेंडेंट हो तो तुम सिर्फ फ्लाइट का स्टेटस
एड्रेस वगैरह देख सकते हो, फ्लाइट के पायलट का नाम देख सकते हो, लेकिन फ्लाइट के पायलट की सैलरी नहीं देख सकते, सही है। वहाँ उसके व्यू को हमने एक्सेस करना पड़ेगा। समझ आ रही है बच्चों बात? अब अगला मतलब पहला सवाल ही आपका 18 नंबर का है बच्चों। अगला सवाल अगर आप देखें, द कंपनीज मैनेजमेंट हैज़ ऑब्जर्व दैट डिस्पाइट द अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा जनरेटेड फ्रॉम ऑनलाइन बुकिंग, मोबाइल एप्लीकेशंस, international check-ins, flight sensors, and customer service interaction, the company is facing several challenges in utilizing this data effectively. Management has noted that some records contain the inconsistent information while other data arrives in different formats from multiple systems. The IT department has reported increasing difficulties in storing and processing this growing volume of data efficiently, particularly during the peak travel season during which system slowdown is common. Furthermore, the legal department has raised increasing concern regarding the protection of sensitive passenger information. Identify and briefly explain the big data challenges faced by the company and recommend a suitable solution to address each challenge. प्यारे बच्चों, कहाँ से सवाल आया है जल्दी से बता दो मेरे बच्चों, जल्दी से बता दो सवाल कहाँ से आया है बच्चों। सवाल हमारे पास आया है बिग डेटा से, सही है। बिग डेटा के जो वॉल्यूम 1 के नोट्स हैं वो भी आपके सामने रखे हुए हैं, और बिग डेटा को जो आपके पास स्मार्ट हैंड आउट है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या चैलेंजेस है भाई, और उसके अगेंस्ट क्या सॉल्यूशंस हैं। ये चैलेंजेस हैं, ये इसके सॉल्यूशन है। डेटा क्वालिटी आपका चैलेंज है और ये आपका सॉल्यूशन है। स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग आपका चैलेंज है, ये आपका सॉल्यूशन है। डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी आपका चैलेंज है, ये आपका सॉल्यूशन है, सही है। डेटा इंटीग्रेशन आपका चैलेंज है, ये आपका सॉल्यूशन है। कभी गौर से देखना इसको, कभी गौर से देखना। बिग डेटा की 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पता है मेरे बच्चों? क्या बिग डेटा की 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पता है? जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वही आपके चैलेंजेस हैं और उसी के ऊपर सॉल्यूशन है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो डेटा की तो आपके पास स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग का चैलेंज आएगा। अगर डेटा की वैरायटी ज़्यादा है, सही है, डेटा डिफरेंट फॉर्मेट्स में है, तो इसका मतलब है डेटा की क्वालिटी में भी मसला आएगा। ऐसा ही है। तो कभी गौर से देखिएगा इसको। तो एक बड़ा ही आसान सवाल उसने पूछा, उसने कहा यार क्या चैलेंजेस है। आप कहेंगे भाई सबसे बड़ा चैलेंज है आपका सवाल में, अगर मैं देखूं, और सवाल की इन्फॉर्मेशन को अब इसके साथ कनेक्ट करना है। सवाल की इन्फॉर्मेशन को इसको सुकून से इसके साथ कनेक्ट करना है। आप कहोगे डेटा क्वालिटी, आपने आइडेंटिफाई किया। लिंक विद द सिनेरियो, सम रिकॉर्ड्स कंटेन इनकंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन विच में लीड टू अनरिलायबल एनालिसिस एंड पुअर डिसीजन। आपको कोई रिकमेंडेड सॉल्यूशन, इम्प्लीमेंट द डेटा वैलिडेशन रूल्स, डेटा क्लिनजिंग टेक्निक्स एंड स्टैंडर्ड डेटा एंट्री कंट्रोल। सही है। तो इसका मतलब है कि डेटा की क्वालिटी में मसला है, तो इसका मतलब है डेटा वैलिडेशन रूल्स होंगे कि भाई डेटा तभी जाएगा जब वो इस फॉर्मेट पे होगा। डेटा को क्लीन करना पड़ेगा, डुप्लीकेट डेटा को रिमूव करना पड़ेगा। याद आ रहा है ये कॉन्सेप्ट? फिर स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग, जब स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग का मसला है, तो जब आपका लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा है तो आपने क्लाउड स्टोरेज यूज़ करना पड़ेगा। सही है। अगर डेटा की प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का मसला है तो आपने इंक्रिप्शन टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी। और डेटा की इंटीग्रेशन का मसला है, बिकॉज डेटा मल्टीपल सिस्टम से आ रहा है, डिफरेंट फॉर्मेट पे आ रहा है, तो आपने डेटा इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म, मिडलवेयर एंड ETL टूल्स को अप्लाई करना पड़ेगा, ताकि आप जो है डेटा की इंटेग्रिटी के ऊपर काम कर सकें। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? ETL याद आ रहा है? एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। तो बच्चों देखें यार, पेपर जो आपके पास आया था ना, ये इस तरीके से आया था। अगेन एक आसान सवाल था, लेकिन सवाल में बच्चा फंसा कहाँ? सवाल में बच्चा फंसा ये कि सवाल की इंफॉर्मेशन को कॉन्सेप्ट से, ड्यू डिस्पाइट द अवेलेबल लार्ज अमाउंट डेटा जनरेट फ्रॉम द ऑनलाइन बुकिंग, मोबाइल एप्लीकेशन, दिस। इसका मतलब है डिफरेंट एप्लीकेशन से। अगर डिफरेंट एप्लीकेशन से डेटा आ रहा है प्यारे बच्चों, तो क्या डेटा वैरायटी होगी? बच्चों जल्दी जवाब दे दो यार। जब आपके पास डिफरेंट सिस्टम से डेटा आ रहा है तो क्या वो डिफरेंट फॉर्मेट, डिफरेंट स्ट्रक्चर में होगा कि नहीं होगा? अच्छा, जब वो डिफरेंट, तो क्या मैंने इस इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करा वैरायटी से, और जब कनेक्ट करा तो क्या फिर उसके बाद मैंने उसको ये कहा कि भाई इससे डेटा क्वालिटी का मसला होगा। फिर जाके उसको स्मार्ट हैंड आउट से मैंने कनेक्ट करा कि भाई यहाँ तो डेटा क्वालिटी का मसला है। फिर सवाल में लिखा हुआ था कि भाई हमारे पास जो है लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा है, तो इसका मतलब है स्टोरेज और प्रोसेसिंग का मसला हो सकता है। आप समझ रहे हैं? सवाल की इन्फॉर्मेशन, सवाल को पहले लिखना है। जब वो आपसे आंसर मांगे तो आपने पहले सवाल लिखना है। सवाल की इन्फॉर्मेशन को रेलिवेंट चैप्टर के कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करना है, और जहां रेलिवेंट चैप्टर के कॉन्सेप्ट से आप कनेक्ट कर देंगे, उसके जो की पॉइंट्स है आपने वो बताने, और उसके बाद जाके आपने सॉल्यूशन बताना है। क्या ये ड्राफ्टिंग टेक्निक आपको समझ आ रही है? अब आप मुझे बताएं, अब ये सवाल आया है, अब ये अगली बार भी सवाल आएगा। अगर इस सवाल के ऊपर हम 5 से 10 सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कर लें, या बिग डेटा के ऊपर कर लें, आपको लगता है फेल हो सकेंगे? बिकॉज फिर जब आप सवाल करें, देखें अब बच्चों एक बात ईमानदारी से बताना, ये सवाल पढ़ के, या चले मैं आपके सामने एक चीज़ रखता हूँ, बिल्कुल ईमानदारी से बताना।
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जितना ही अच्छा क्यों ना पढ़ लिया हो, लेकिन मुझे एक बात बताओ, जब ये सवाल सामने पड़ा, क्या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और क्लियर हुआ? बहुत बेसिक सी बात कर रहा हूँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। आपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कहीं से भी जितनी बार भी पढ़ लिया, सही है, लेकिन जब आपके सामने सवाल आया, क्या कॉन्सेप्ट आपके थोड़े से और इनहेंस हुए कि अच्छा यार डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा होता है और इस तरीके का सवाल आ सकता है, और फिर आपके सोचने की सलाहियत और बड़ी, अच्छा यार अगर यहाँ पे चेंज करना होगा तो क्या होगा, ये इंटरनल होगा कि एक्सटर्नल का होगा? क्या एग्री करते हैं इस बात से? मैं आपको यही बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने जो फोकस करना है, अब किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, हमने चीज़ों को क्विकली जो है वो रिवाइज करना है, क्विकली रिवाइज करना है, और फिर उसके बाद टेस्टिंग और ड्राफ्टिंग। क्या ये अप्रोच समझ आती है मेरे बच्चों को? क्वेश्चन नंबर 3, पायरामाइड ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड इज अ मीडियम साइज ट्रेडिंग कंपनी दैट स्टोर्स ऑल इट्स इन्वेंट्री, sales and customer data in a single large table maintained across spreadsheets. Over time, different departments have added new data fields to meet their specific requirements. This has resulted in data duplication, update anomalies, and inconsistent in reporting. Due to increased volume of data and structural inefficiencies, PTL has been advised by the database consultant to implement the database normalization to restructure its data. भाई एक कंपनी है जो कि मीडियम साइज कंपनी है, सही है, और सारा इन्वेंट्री का, सेल्स का, कस्टमर डेटा का सिंगल लार्ज टेबल में मेंटेन करती है बच्चों, सिंगल लार्ज टेबल में मेंटेन करती है, सही है। और ओवर द टाइम डिफरेंट डिपार्टमेंट हैव एडिड न्यू डेटा फील्ड्स टू मीट देयर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। इन्वेंट्री वाला नई इन्वेंट्री का कोड ऐड कर रहा है, सेल्स वाले को पता ही नहीं है। कस्टमर वाला नया कस्टमर ऐड कर रहा है, सेल्स वाले को पता ही नहीं है। ड्यू टू इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ डेटा एंड स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसीज, पीटीएल हैज बीन एडवाइज्ड बाय अ डेटाबेस कंसल्टेंट to implement the database normalization. Explain the concept of database normalization and discuss its importance for PTL. Also describes the rules and prerequisite, if any, of the 3 most commonly used normal forms. बच्चों क्या ये सवाल आसान था? बिल्कुल ईमानदारी से बता दें, क्या इस सवाल में उसने आपको सिर्फ एक बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट दिया, उसने स्ट्रेट आपसे कहा कि यार मुझे बताओ डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, और मुझे बताओ क्या रूल्स होने चाहिए अगर आप 3 मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेटा नॉर्मल फॉर्म करोगे, सही है। सवाल अगर आप किताब जाके देखें, आपके पास सवाल में बेनिफिट है, रिड्यूस द रिडंडेंसी, इम्प्रूव्स द डेटा इंटेग्रिटी, फीवर एनोमलीज, ईजियर मेंटेनेंस। और अगर आप स्मार्ट हैंडआउट की तरफ भी मूव करें तो स्मार्ट हैंडआउट में भी अगर आप देखें तो डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन में फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या रूल होते हैं, सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या रूल होते हैं, थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या रूल होते हैं। कंपैरेटिवली आसान सवाल था कि अगर आप किताब देख लें और हैंडआउट देख लें तो आप बड़े आराम से उसको कर सकते थे। इसने कोई इतना ख़तरनाक सिनेरियो आपसे नहीं पूछा, डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन करने का आपसे नहीं कहा, सिर्फ आपसे कि अगर लॉजिक पता होगी और मैंने जो 2-3 इलस्ट्रेशन आपको कराई थी वो सामने होंगी, आप फ़ौरन से जाके की पॉइंट्स लिख सकते थे कि यार हमारा सबसे बड़ा इसमें फ़ायदा ये होता है कि हमारी रिडंडेंसी जो है वो मिनिमाइज़ हो जाती है, सही है। हर ट्रांजैक्शन जब रिकॉर्ड हो रही होगी तो इन्वेंट्री भी बार बार रिकॉर्ड हो रही होगी, वेयर हाउस भी रिकॉर्ड हो रहा होगा, सेल्स भी रिकॉर्ड हो रही होगी, कस्टमर भी रिकॉर्ड हो रहा होगा, एक ही डेटा बार बार रिकॉर्ड हो रहा होगा, सही है। उसके बाद जो आपके पास सबसे ज़बरदस्त चीज़ होगी वो इंश्योर्स डेटा इंटेग्रिटी, सही है। बिकॉज अगर आप एक जगह चेंज करेंगे तो बाकी हर जगह पे आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज तो फॉर एग्जाम्पल को किसी कस्टमर को आप डिसएसोसिएट करते हो तो उससे रिलेटेड जितना भी डेटा था सारा का सारा आपको कैंसिल करना पड़ेगा, सही है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, कंपैरेटिवली आसान सवाल था। आपका ये सवाल पेपर में कैसा हुआ था? अच्छा बच्चों मुझे एक बात बताएं और बड़ी फ़ौरन से बताना है, सही है। देखें, आपके पास एक स्टूडेंट आईडी है, आपके पास जो है वो स्टूडेंट नेम है, आपके पास जो है वो कोर्सेस हैं, और आपके पास जो है वो इंस्ट्रक्टर है, सही है भाई। और हमारे पास जो फील्ड आ रही है वो आ रही है 101, 102, अली, बाबर, मैथ्स, फिज़िक्स, बायोलॉजी। इंस्ट्रक्टर जो है वो हैदर है, और बायोलॉजी का जो इंस्ट्रक्टर है वो, क्या इस टेबल में कोई मसला लग रहा है मेरे बच्चों? ये एक नॉर्मल टेबल है, क्या इस टेबल में मेरे बच्चों को कोई मसला लग रहा है? अगर इस टेबल को मैंने 1NF में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों? अगर इस टेबल को 1NF में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो अगेन स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, कोर्सेस, इंस्ट्रक्टर, आईडी 101, अली, मैथ्स और फिजिक्स साथ लिखा हुआ आ रहा है, मैथ्स को अलग करना पड़ेगा, हर फील्ड में एक यूनिक नंबर ही आ रहा होगा, सही है। इंस्ट्रक्टर मेरे पास हैदर हो गया, 101 वापस से आएगा, अली वापस से आएगा, लेकिन इस बार क्या नाम आ जाएगा? फिज़िक्स का आ जाएगा, और आपके पास हैदर जो है वो वापस से आ जाएगा, और फिर आपके पास 102 आएगा, बाबर आएगा, बायोलॉजी आएगा, और आपके पास सलमान आ जाएगा। ऐसा ही प्यारे बच्चों, क्या डेटा 1NF में हो गया? 1 वैल्यू पर सेल,
दानियाल बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा, लेकिन मुझे एक बात बताओ बच्चों, मुझे एक बात बताओ, क्या स्टूडेंट नेम स्टूडेंट आईडी पे डिपेंड करता है बच्चों? लेकिन क्या स्टूडेंट नेम जो है वो कोर्सेज पे डिपेंड करता है, या मेरे पास जो कोर्सेज हैं क्या वो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नेम पे डिपेंड कर रहे हैं? तो इसका मतलब है अब 2NF के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों? 2NF के लिए स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम 101 अली, 102 बाबर। ठीक हो गया जी। और फिर उसके बाद ये एक टेबल बन गया। फिर दूसरा टेबल मैं बनाऊंगा एनरोलमेंट का, एक और टेबल बनेगा एनरोलमेंट का, जिसमें वापस से जो स्टूडेंट आईडी है ये मेरी प्राइमरी की है, यहाँ पे फॉरेन की बन जाएगी स्टूडेंट आईडी कोर्स इंस्ट्रक्टर। अब जो स्टूडेंट आईडी है मेरे पास अगेन 101 आ गया, 101 आ गया, 102 आ गया। कोर्सेज जो आपके पास हैं वो आपके पास मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी है, और आपके पास प्रोफेसर के नाम आ गए हैदर और सलमान। क्या अब इस टेबल में भी आपको एक मसला लग रहा है? अगर मैं 3NF के पर्सपेक्टिव से सोचूं, क्या इसमें भी आपको मसला लग रहा है? सुनिएगा मेरी बात को, कल को अगर फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट छोड़ के चला जाता है, ये स्टूडेंट छोड़ के चला जाता है, तो ये पूरी फील्ड डिलीट हो जाएगी, पूरी फील्ड डिलीट हो जाएगी। हैदर का नाम, इंस्ट्रक्टर का नाम, क्या इंस्ट्रक्टर का नाम स्टूडेंट आईडी पे डिपेंड करता है मेरे बच्चों? कॉमन सेंस वाली सवाल कर रहा हूँ, क्या इंस्ट्रक्टर का नाम स्टूडेंट आईडी पे डिपेंड करता है? तो इसका मतलब है इस टेबल को भी मुझे मजीद तोड़ना पड़ेगा और एक और टेबल बनाना पड़ेगा विच इज़ कॉल्ड कोर्स एंड इंस्ट्रक्टर। ऐसा ही है कि आपका कोर्स कौन सा है और आपका इंस्ट्रक्टर कौन सा है, ऐसा ही है। और एक टेबल मेरा ये वाला बन जाएगा स्टूडेंट आईडी एंड कोर्स के, जो स्टूडेंट आईडी है वो कौन सा कोर्स ले रहा है, सही है। और फिर मैंने एक अलग टेबल बना दिया कोर्स जो है, तो इसका मतलब कोर्स जो है वो डिपेंड करता है स्टूडेंट आईडी से, वो रिलेट करता है स्टूडेंट आईडी से। लेकिन जो इंस्ट्रक्टर है वो स्टूडेंट आईडी से रिलेट नहीं करता, तो इसका मतलब है उसको आप अलग कर दें। इंस्ट्रक्टर जो है वो सिर्फ और सिर्फ कोर्स से रिलेट, तो पार्शियल डिपेंडेंसी थी, उसको हमने रिमूव कर दिया बच्चों, ऐसा ही है। तो इसने खैर फिर भी आपसे सिनेरियो नहीं पूछा, इसने कंपैरेटिवली आपसे एक बड़ा ही आसान सवाल पूछा है इसने। डेटा सिक्योरिटी इन्वॉल्व्स प्रोटेक्टिंग डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, डिस्क्लोजर्स, ऑल्ट्रेशन एंड डिस्ट्रक्शन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफन यूज अ मल्टी-लेयर्ड अप्रोच टू सेफगार्ड देयर डेटा एसेट्स। Briefly explain any 5 data security practices that the organization can adopt to address the emerging threats to data security। हाँ भाई, हमारे पास एक टॉपिक था डेटा गवर्नेंस का, ऐसा ही है। और ये सारी की सारी डेटा गवर्नेंस के अंदर हमारे पास डेटा सिक्योरिटी की प्रैक्टिस आ रही थी कि आप इंक्रिप्शन कर सकते हैं, आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, फायरवॉल कर सकते हैं, आप एंड पॉइंट सिक्योरिटी कर सकते हैं, आप डेटा लॉस प्रिवेंशन कर सकते हैं। और ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स वो हैं जो कि आगे मज़ीद डेटा सिस्टम एंड रिस्क के अंदर और ज़्यादा कवर्ड थे। बट चूँकि गवर्नेंस की बात करता था तो यहाँ पे तो ये रिपीटेटिव नहीं है बच्चों, ये रिपीटेटिव नहीं है। मेरी बात सुनिएगा, क्या ये कॉन्सेप्ट आगे जाके हमारे पास रिस्क वाले ग्रिड में आ रहे होते थे बच्चों? क्या ये हमारे पास कॉन्सेप्ट आगे ग्रिड वाले, आगे जो हमारे पास रिस्क वाली ग्रिड थी उसमें आते थे? यस, उसमें आते थे। तो ये आपके पास रिपीटेशन नहीं हो रही है, ये कनेक्शन हो रही है कि डेटा गवर्नेंस जो है वो डेटा से रिलेटेड पूरी एक आपको बाइबल बताने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ जो कॉन्सेप्ट्स आपके पास आ रहे हैं वो आगे जाके ज़्यादा डिटेल्ड में एक्सप्लेन हो रहे हैं, सही है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में अगर आप देखें तो ये पूरे पूरे चैप्टर्स थे हमारे पास, तो ये रिपीटेशन नहीं थी बच्चों, ये कनेक्टिविटी थी, ये कनेक्शन था। क्लियर है? तो भाई आप क्या करेंगे? आप इंक्रिप्शन करेंगे, आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन करेंगे, आप फायरवॉल्स करेंगे, आप एंड पॉइंट सिक्योरिटी करेंगे। तो अगेन ये भी एक ऐसा सवाल था जो कि मोर और लेस आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था बच्चों, ऐसा ही है। हाँ अहमद, जो स्टूडेंट्स अनफॉर्चुनेटली पास नहीं कर सके तो हम लास्ट टाइम का पेपर डिस्कस करें ताकि पता चल जाए बच्चा फेल क्यों हो रहा है। तो यार बच्चों देखें, अब मेरी बात गौर से सुनिएगा। तो इसका मतलब ये है यार, इसका मतलब ये है कि हम एक चीज़ मुझे बताएं, अगर हम डायरेक्ट प्रैक्टिस करें और हमारा रिवीजन नहीं होगा तो क्या हम स्ट्रगल करेंगे? चले बच्चों, 5 मिनट पर इंशाल्लाह क्लास ऑफ कर रहे हैं। एक बड़ी कॉमन सेंस वाली बात कर रहा हूँ मैं, अगर हमारा रिवीजन ही नहीं होगा तो क्या हम प्रैक्टिस कर सकेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हो यार। देखो, मैं तभी आपसे कोशिश कर रहा हूँ कि आपने पूरा पढ़ भी लिया और वो पेपर जो आप अटैम्प्ट कर आए हुए हैं और अगर हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं तो फिर थोड़ा बहुत भी है ना, एक चीज़ हो रही है यार, ये कॉन्सेप्ट क्या था, कुछ पढ़ा हुआ था, कुछ ऐसी चीज़ें थी। अब 2 ही ऑप्शन है भाई, या तो 100-150 घंटे के लेक्चर जो है वो वापस से देखें, या दूसरा सबसे बेस्ट तरीका आपके लिए ये हो सकता है यार कि हम उसको क्विक रिविजन करें, एक्सटेंसिव टेस्टिंग और प्रैक्टिस सेशन लेकर आएँ और फिर साथ साथ इन सेशंस को जो है हम क्या कहते हैं लाइव क्लास में ड्राफ्ट करें। अगर हम इस अप्रोच से चलेंगे तो आप यकीन करें यार, आप जो है वो बड़े आराम से, बड़े सुकून से 20, 25, 30 घंटे में इस पेपर को आराम से पास कर लेंगे। क्या ये अप्रोच समझ आती है मेरे बच्चों को? चलें जी, ज़बरदस्त बच्चों, ज़बरदस्त। तो अगले हफ्ते हमारा इंशाल्लाह रिवीजन और टेस्टिंग सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो रहा है और इसके अंदर जो है हम इंशाल्लाह मज़ीद इन चीज़ों को एनालाइज करेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे। कोई और सवाल है बच्चों आपका? चलें बच्चों, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगले हफ्ते वापस। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।